गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कर्व। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, और दिस इज़ आपका सर्वे का 39th लेक्चर होगा। दिस इज़ सर्वे का, दैट इज़ पहली बात तो ये चैप्टर आपका 8 है। मैंने बताया था कि आपको या तो आपको एरिया मेजरमेंट वैल्यू में स्टार्ट करेंगे या कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक तो कर्व हम पढ़ा देते क्योंकि ये पहले इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कर्व। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो कर्व टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, कर्व पढ़ लेंगे उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है तो इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। और बाकी सारे टॉपिकल जैसे आपके कंटूर है, उसके बाद प्लेन टेबल है, वो सब थ्योरेटिकल टॉपिक है, वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। यहाँ पे थोड़ा बहुत डेरिवेशन आते हैं तो उनको देख लेना है। तो चैप्टर 8 है, दैट इज़ कर्व। कर्व्स चैप्टर 8, लेक्चर नंबर 39। पिछला लेक्चर 38 पे हम लोग पहुँचे थे, वहाँ पे हमने आपको टैकोमेट्रिक का चैप्टर पढ़ाया था, कर्व्स पार्ट 1। इसमें भी 2-3 लेक्चर आपके बनेंगे, लगभग 3-4 घंटे का टॉपिक है अपना, तो इसको कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक बेसिक फंडा समझते हैं, कर्व होता क्या है। ठीक है, कर्व की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, रोड में क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे भाई रोड में ज़रूरत क्यों पड़ी कर्व की, देखिए कर्व की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, कहीं पे आपको जैसे कहीं पे मोड़ आ जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे आप रास्ता सीधा तो मिल नहीं पाता हर जगह कि भाई 90 डिग्री पे एकदम से रोड जा रही है, कहीं ना कहीं तो मोड़ ज़रूर आना है। ठीक, तो अगर मोड़ आना है तो उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कर्वेचर आ ही जाता रोड में। तो जो कर्व आता है ना, उसी का यूज़ यहाँ पे होता है। मतलब इस कर्व का यूज़ आपने प्रैक्टिकली कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपको रोड बनानी है। ऐसे ही जब रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है तो वहाँ पे भी कर्व की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी कर्व हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने ये टॉपिक हाईवे में कर्व नाम से तो पढ़ ही रखा होगा। डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्पायरल कर्व होता है, लेमनिस्केट होता है, सिंपल कर्व होता है, तो बहुत सारे ट्रांजिशन कर्व होता है, हाईवे में पढ़ाया जाता है। बट वहाँ से थोड़ा सा इसका डेरिवेशन अलग है। वहाँ पे हम लोग सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ कर्व कितना होता है और सिंपल उसकी कुछ डिफिनीशंस। यहाँ पे जो कहानी हम डील करने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलो इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हेडिंग बना दो कर्व्स। इसके बारे में एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, एक एक डिफिनीशन लिखेंगे, समझेंगे उसका मतलब क्या होता है, जो भी डेरिवेशंस आए हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो है क्वेश्चन ना रुकने पाए। इसका क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीलिम्स में अभी तक पूछा गया, मेंस में इसके एसएससी जेईई में अभी तक नहीं पूछा गया। हाँ, थ्योरेटिकल पूछ सकता है। चलो, तो सबसे पहले है कर्व्स, दैट इज़ कर्व्स। कर्व्स को डिफाइन करते हैं, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चलो, तो दैट इज़ कर्व्स। कर्व्स आर डिफाइंड एज, कर्व्स आर डिफाइंड एज, कर्व्स एज डिफाइंड एज आर्क विथ सेम फाइनाइट रेडियस, फाइनाइट रेडियस। क्या बोला है, सेम फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, एक लिमिटेड वैल्यू होनी चाहिए। प्रोवाइडेड बिटवीन intersecting straight line intersecting intersected straight lines to gradually negotiate चेंज इन डायरेक्शन। तो जहाँ पे आपको चेंज इन डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसकी?
ठीक है, जहाँ पे ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन को, कर्व्स आर डिफाइंड आर्क है विथ सेम फाइनाइट रेडियस प्रोवाइडेड बिटवीन द इंटरसेक्टिंग ए स्ट्रेट लाइन और जो चेंज डायरेक्शन है। जैसे सपोज दैट इसको कर्व बोल पाओगे, जैसे सपोज दैट ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद इसमें मोड़ आ गया, फिर स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये एक तो स्ट्रेट लाइन आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, दिस इज आर्क, फिर से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका एक फाइनाइट, पहली बात तो रेडियस होता है, कहीं पे यहाँ पे रेडियस आपका आ जाएगा, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, तो ये कर्व पोर्शन हो जाएगा, दिस इज कर्व। ठीक है, तो ग्रेजुअल हमने क्या किया, इसमें निगोशिएट किया, तो यही बात लिखा हुआ है, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस टू ग्रेजुअली निगोशिएट चेंज इन डायरेक्शन। ग्रेजुअली स्ट्रेट लाइन के बाद में क्या हुआ, डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बदलती हैं। दैट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, दिस चेंज इन डायरेक्शन, दिस चेंज इन डायरेक्शन, this change in direction of straight lines may be horizontal, और vertical plane। ये चेंज इन डायरेक्शन में भी ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखो मेरा हैंड है, आप गांव की सड़कों की तरफ मुड़ जाते हैं, इधर उधर मुड़ जाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल है। कई बार वर्टिकल भी होता है ऐसे करके, तो वो वर्टिकल कर्व बोला जाता है। तो वही कह रहा है, दिस इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन which results in provision of horizontal or vertical curve, हाईवे में जब क्लास चली होगी तो आपको पढ़ाया गया होगा, जब हमको अलाइनमेंट या डायरेक्शन बदलना होता है तो हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं, जब हमको ऊपर और नीचे जाना होता है तो वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल कर्व और ग्रेडियंट के लिए वर्टिकल कर्व, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ग्रेडियंट का मतलब है ऊपर और नीचे जाना, तो इसके लिए वर्टिकल कर्व चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपने वैली कर्व पढ़ा होगा, ये सारे कर्व्स आपने पढ़ रखे होंगे। दैट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कर्व में कौन कौन से कर्व्स आते हैं। जैसे पहला है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कर्व। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कर्व। तो फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करते हैं, दिस इज द, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, इज द सिंपल कर्व, इट इज द सिंपल सर्कुलर कर्व। ये कैसा होता है, सिंपल सर्कुलर कर्व कंसिस्ट ऑफ, किसके मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ आर्क ऑफ सर्किल। ठीक है, जो सर्किल की एक आर्क होती है उससे मिलकर बना होता है, तो उसे बोलते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, चलो, इट इज टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट है, इट इज, ये सारे जितना मैं लिखा रहा हूँ सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इट इज टेंजेंशियल, ये स्पर्शी होता है, टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट लाइन, टू द स्ट्रेट लाइन। देख भी सकते हो, सिंपल मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये भी एक एग्जांपल है किसका, सिंपल कर्व का। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये आर्क है, ये है सर्कुलर आर्क है, दिस इज सर्कुलर आर्क है, दिस इज सर्कुलर आर्क है, और ये पोर्शन जो आप देख रहे हो दिस इज स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक और डायग्राम मैं बना देता हूँ, जैसे इसका एक डायग्राम बन सकता है, जैसे सपोज दैट ये वाला कर्व एग्जाम्पल डायग्राम बना लीजिएगा। इसके नीचे आप एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ किसका, सिंपल कर्व का, सिंपल कर्व का। देखो सिंपल कर्व का एग्जाम्पल ये है, कुछ इस तरीके से आप कर्व बनाओ, इस पे एक स्ट्रेट लाइन खींचो, एक स्ट्रेट लाइन आप इस पे इस तरीके से, ठीक है। चल सपोज दैट ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी है, ये इस पे टेंजेंट है। देखो क्या है, दिस इज टेंजेंट ऑन कर्व, टेंजेंट। तो वही बातें लिखी गई है। इट इज़ द सिंपल कर्व कंसिस्ट ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ये आर्क है सर्कल की, ठीक है। उसके बाद इट इज़ टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट लाइन, तो ये टेंजेंशियल है किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। तो दिस इज टेंजेंशियल टू स्ट्रेट लाइन, ये है सर्कुलर आर्क, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अभी सबकी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन करें, फिर कंपाउंड कर्व पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड कर्व। तो सिंपली इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बातें करनी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कंपाउंड कर्व। देखिए इसकी डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज कंपाउंड कर्व। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाते हैं दैट इज सेकेंड नंबर कंपाउंड कर्व, ठीक है। चल कंपाउंड कर्व, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दिस इज द कंपाउंड कर्व की बात करने वाले हैं, ठीक है। चल अब इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं कंपाउंड कर्व में, दैट इज अ कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ, कंपाउंड का मतलब होता है दो लोग। अब दो लोग मतलब दो सिंपल कर्व मिलकर जब बनाएंगे तो उसे बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड बोल दो, कंबाइंड कर दो, दोनों बातों का मतलब सेम होता है। अ कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ, अ कंपाउंड कर्व consist of two simple circular curve, two simple circular curves of different radius, with their center of curvature, that is with their center of curvature on the same common tangent, same common tangent। तो
तो अ कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल सर्कुलर कर्व्स ऑफ डिफरेंट रेडियस विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम कॉमन टेंजेंट। तो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होगा वो सेम साइड होगा, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। जैसे सपोज दैट इसका डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये है रेडियस आपकी, सपोज दैट ये R2 है और ये सपोज दैट आपकी R1 है, ठीक। और एक कॉमन टेंजेंट आपने इस पे डाल दी, दिस इज कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट। अब ये कॉमन टेंजेंट के जो डिफिनेशन लिखी गई है, कॉमन टेंजेंट के सेम साइड में ये आपके जो भी है कर्वेचर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम कॉमन टेंजेंट, जहाँ पे भी आपने कॉमन टेंजेंट खींची होगी उसके सेम साइड में लाई करे। ध्यान रहे यहाँ पे रेडियस क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, नेक्स्ट हेडिंग बना दो रिवर्स कर्व, ठीक है। इसके कई नाम होते हैं, चलो इसको देखते हैं। थर्ड वन इज, तो कंपाउंड कर्व में ध्यान रखिएगा ये डिफिनीशन होती है, सिंपल डिफिनीशन है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि कर्वेचर इसका जो है सेम साइड रहता है। कहाँ रहता है, सेम साइड, टेंजेंट के सेम साइड में। नेक्स्ट हेडिंग है रिवर्स कर्व या एस कर्व, क्योंकि इसका एस जैसा शेप बनता है इसलिए इसका नाम पड़ गया एस कर्व। तो थर्ड वन इज रिवर्स कर्व, थर्ड वन इज रिवर्स कर्व, या दूसरा हो सकता है दैट इज इसका नाम और भी रख सकते हो एस कर्व। एक और नाम होता है इसका सर्पेंटाइन, दैट इज सर्पेंटाइन कर्व। इतने नाम होते हैं, ठीक है। एस जैसा शेप बनता है इसलिए इसका नाम एस कर्व बन गया। रिवर्स जैसा रहता है तो रिवर्स है। सर्पेंटाइन एक्चुअली एस से ही बना हुआ है, ठीक है। चल, तो कुछ इस तरीके से इसका शेप आता है, दैट इज सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। इसमें जो है आपका जो रेडियस आप कॉमन आएगा, सेंटर जो टेंजेंट खींचोगे उसके अपोजिट साइड में आएगा, ठीक है। चल, इफ टू सर्कुलर कर्व, पहला है पॉइंट, इफ टू सर्कुलर कर्व ऑफ सेम और डिफरेंट रेडियस are different radius are joined together such that their center of curvature lies on अपोजिट साइड। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, अपोजिट साइड में। ये इसकी खास बात है, ठीक है। इन रेलवेज रेलवे में ऐसा यूज होता है। इन रेलवेज वी यूज रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व, ठीक है। वो यूज करते हैं, रिवर्स कर्व्स का यूज किया जाता है। बिकॉज चेंज ऑफ ट्रैक ऑफ ट्रेन, बिकॉज चेंज, जब ट्रैक बदलता है ना, इधर से इधर जाता है तो उसकी बात हो रही है। तो चेंज ऑफ ट्रैक, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे गाड़ी जब जाती है, चेंज ऑफ ट्रैक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स कर्व आर प्रोवाइडेड, रिवर्स that is reverse curve are provided, चलो
reverse curve are provided between two parallel straight line or when angle between them is very small. इस पॉइंट का मतलब समझो, क्या कह रहा है कि रिवर्स कर्व्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन और व्हेन एंगल बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। ये तभी देखिए, रेलवे में ऐसा नहीं कभी किया जाता ट्रेन ऐसे मुड़ जाए, बहुत धीरे धीरे मोड़ी जाती ट्रेन है, कभी नहीं होगा। ट्रैक पे जा करके देख लेना, जो भी ट्रेन मूव करती है जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाती है तो धीरे धीरे जाती है, और ऐसा नहीं स्लाइड एकदम से ऐसे ऐसे कर दी, थोड़ा सा धीरे धीरे उसमें दिया जाता है ताकि आराम से, क्योंकि ट्रेन इतनी लंबी होती है, ठीक है। छोटी बाइक तो है नहीं, तुरंत घुमा दिए इधर से उधर, साइकिल तो है नहीं, ट्रेन होती है, तो ट्रेन को थोड़ा सा ज़्यादा दूरी से उसको मोड़ना पड़ता है, तो इसलिए आपको डेविएशन जो है ना वो आपको एंगल कम रखना पड़ता है, ठीक है। चल इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इसका डायग्राम देख लो, डायग्राम, इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके। रिवर्स कर्व का एग्जांपल, ये आपका इसका कॉमन टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको कर्वेचर बनाते हैं, दिस इज, ये इसका कॉमन टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा, दिस इज कॉमन टेंजेंट पॉइंट। ये इसकी रेडियस है, सपोज दैट इस रेडियस इज R1, ठीक है। ये रेडियस आपकी सपोज दैट R2, ये सेंटर O है। तो आप देख सकते हो कि जो टेंजेंट खींची गई है वो देखो इस डायरेक्शन में, आप इस हिसाब से देखोगे तो इसका जो सेंटर है इस साइड है, इस टेंजेंट के उस दूसरे साइड, दिस इज कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट के इधर उधर अपोजिट साइड में अगर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रिवर्स कर्व कहलाता है। रेलवे में अगर देखें तो इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। ये दो पटरियां हैं, ट्रैक्स हैं, अगर मान लिया आपको इस पटरी से इस पटरी पे गाड़ी लाना है तो कुछ इस तरीके से इसको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे कहते हैं रिवर्स कर्व, दैट इज रिवर्स कर्व। तो इतना आपको पता होना चाहिए कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। दूसरी बात है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, दे आर अवॉइडेड इन हाईवेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ वन, दे आर अवॉइडेड इन हाईवेज में ये अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है। बट यूज्ड इन रेलवेज, रेलवे में भी मजबूरी में यूज करना पड़ता है। अगर आपको ट्रैक बदलना ना हो, सीधे कहीं पे मतलब आपको एक पटरी से दूसरी पटरी पे गाड़ी को अगर ले जाना है तभी ये प्रोवाइड किया जाता है, अन्यथा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी दे रही, और ये अवॉइड इसलिए किया जाता है, दे आर अवॉइडेड इन हाईवेज बिकॉज आपको पता है कि अगर हम प्रोवाइड कर देंगे रिवर्स कर्व तो यहाँ पे एक फोर्स आ जाता है, दैट इज़ F=mv²/r। तो इससे आपको अलग से एक झटका लगेगा, एकदम से फोर्स अगर आप मोड़ोगे तो गाड़ी पलट सकती है, इस वजह से नहीं, ड्यू टू सडन चेंज ऑफ mv²/r। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आप इतना नोट डाउन करें, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे ट्रांजिशन कर्व। हर एक कर्व के बारे में जानकारी हमको यहाँ पे होनी चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ट्रांजिशन नाम में लिखा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, दैट इज ट्रांजिशन कर्व या ईजमेंट कर्व। नेक्स्ट है, फोर्थ वन इज, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन, दैट इज ट्रांजिशन कर्व। इसका दूसरा नाम होता है ईजमेंट, ईजमेंट कर्व, ईजमेंट कर्व। ठीक है, चलो, ट्रांजिशन कर्व या ईजमेंट कर्व होता है। चलो आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। देखो, ट्रांजिशन कर्व इज यूजुअली, पहला पॉइंट, ट्रांजिशन कर्व is usually introduced between या induce that is या introduce that is introduction कराते हैं यहाँ पे, that is transition curve is usually introduced between a simple curve, between a simple curve, between a simple curve। ठीक है, सिंपल सर्कुलर लिख दो यहाँ पे, बेटर रहेगा आपको। between simple सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एंड अ स्ट्रेट लाइन, एंड अ स्ट्रेट लाइन। ये तो आपने पढ़ा होगा, ट्रांजिशन कर्व वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, हाईवे में भी है स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व ग्रेजुअली चेंजेस, gradually changes from infinite to from infinite to from infinite to finite radius finite r। मतलब यहाँ पे जो चेंज होता है ना वो फाइनाइट इनफाइनाइट रेडियस से फाइनाइट रेडियस वैल्यू एंड वाइस वर्सा, वैल्यू एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है आर से फाइनाइट से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से फाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजिशन कर्व आल्सो प्रोवाइडेड, transition curve also provided between two branches of compound curve, two branches of compound curve or reverse curve, तो ट्रांजिशन कर्व आल्सो प्रोवाइडेड बिटवीन टू ब्रांचेज ऑफ कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड इन बिटवीन द टू ब्रांच हो सकते हैं, कंपाउंड कर्व की भी और आपकी रिवर्स कर्व की। ठीक है, चल, तो यहाँ पे हम लोग इसके डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या है, सिंपल वैसे ही डायग्राम है, डायग्राम
ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ इस तरीके से देखो ये प्रोवाइड कर रहे हो आप, ऐसे ही कुछ होता है। ये आपका आर्क पोर्शन है, तो इसमें क्या बोला, डेफिनेशन पढ़ो। रेडियस इनफाइनाइट, जो पॉइंट कोई स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस होती है वो क्या होती है। आप अगर कर्वेचर की बात करोगे, कर्वेचर क्या होता है, रेडियस आप जो कर्वेचर होता है आर होता है, इसे बोलते हैं कर्वेचर। और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो होता है 1/r। तो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे से क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो वही ये कहना चाह रहा है कि रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट वैल्यू। तो अगर इसके ऊपर हम कोई स्ट्रेट लाइन को खींचें इस तरीके से, थोड़ा सा अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, दिस इज इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट इसी के ऊपर, दिस इज टेंजेंट, ये इसके ऊपर टेंजेंट है, ठीक है। चल इसी तरीके से कुछ आप बनाओगे, तो अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ना, इसमें ये वाला, इसको कर्वेचर ऐसे लेके आओ, तो ये जो स्ट्रेट पोर्शन आपने बनाया, यहाँ पे जो स्ट्रेट आएगा, ये तो कर्वेचर यहाँ से स्टार्ट हो गया, दिस इज द कर्वेचर, और फिर से यही हो जाएगा स्ट्रेट। तो ये जो लाइन है ना, दिस इज स्ट्रेट है, स्ट्रेट की जो रेडियस होगी ना, रेडियस वो इनफाइनाइट आएगी। फिर जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ रेडियस मिलना शुरू हो जाएगी, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ये कर्वेचर शुरू हो गया, ठीक है। तो ये एक सेंटर पॉइंट ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ देखो, यहाँ से इनफाइनाइट रेडियस है, धीरे 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 ग्रेजुअली होगा, एकदम से नहीं होता है, एकदम से प्रोवाइड भी नहीं करते हम लोग हैं, सडन जर्क आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस है, दिस इज आर इज इनफाइनाइट है, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, इसको स्मॉल आर मान लो, दिस इज स्मॉल आर है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ बढ़ोगे, स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर, इस यहाँ पे भी स्मॉल आर इजकल टू, यहाँ पे भी स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट आपका जो 2 है, और ये जो पॉइंट मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे आपका जो है स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्लियर है। तो दिस इज ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे हो जाएगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव होना, ट्रांजिशन कर्व। देखिए ट्रांजिशन का मतलब समझो, ट्रांजिशन का होता है बदलाव, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में संक्रमण, इसको भी बोलते हैं। जैसे डी ब्लॉक के तत्व जो केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो वहाँ पे उसकी वैलेंसी जो है बदलती है, धीरे धीरे बदलती है। वैसे यहाँ पे भी जो रेडियस है वो इनफाइनाइट से इस आर के पास जा रही है, या आर से इनफाइनाइट की तरफ आ रही है। ये एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे बदलाव होता है, इसलिए नाम पड़ गया क्या, ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। देखो एकदम से किस लिए नहीं प्रोवाइड करते, देखो अगर मैं समझाना चाहूँ, सपोज दैट ये कर्वेचर एक साइड का समझा रहा हूँ, इस पर एक आपने टेंजेंट बनाई, ठीक, चलो। तो विथआउट अगर ट्रांजिशन आप नहीं करोगे तो सडन जर्क आ सकता है। मान लिया आपने यहाँ पे कर्वेचर दे दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विथआउट ट्रांजिशन, अगर आपने ट्रांजिशन नहीं दिया, विथआउट ट्रांजिशन, अगर ट्रांजिशन का मतलब होता है ग्रेजुअल, धीरे धीरे प्रोवाइड करना, तो आपको एक फोर्स पता है कि F इजकल टू mv² बाई क्या आ जाएगा, R। अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया होगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सडन फोर्स आ जाएगा, दिस सडन एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको एक सडन फोर्स लगेगा, दैट इज अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे तो दिस इज कॉल्ड अ सडन फोर्स, सडन एट दैट पार्ट अवॉइडेड। यहाँ पे सडन एक फोर्स लगेगा, जैसे देखो गाड़ी है, जैसे कोई भी चीज़ होती है ट्रैक पे, कभी देखना जब रेलवे ट्रैक पे गाड़ी को धीरे धीरे जहाँ पे कर्व होता है ना, वहाँ पे ट्रेन की स्पीड को भी कम कर दिया जाता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे मोड़ा जाता है। एकदम तेज़ी से मूव करेंगे तो मूव पलट सकती है ट्रेन भी है, इसलिए धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सडन एक फोर्स लगता है, सडन चेंज होता है यहाँ पे, सडन चेंज, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजिशन अवस्था उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सडन वाला हमें अवॉइड करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो,
खतरा रहता है, इस वजह से उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट कर्व है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपने डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर सडन रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं। इसको क्या करते हैं, अवॉइड सडन चेंज, अवॉइड सडन चेंज, ठीक है। वी प्रोवाइड ग्रेजुअल चेंज, वी प्रोवाइड ग्रेजुअल चेंज, दैट इज ट्रांजिशन कर्व, दैट इज ट्रांजिशन कर्व। क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। चल अब एक नेक्स्ट आता है, दैट इज ब्रोकन बैक कर्व। फिफ्थ वन इज ब्रोकन बैक। देखिए ब्रोकन का नाम ही लिखा हुआ है ब्रोकन बैक कर्व। ब्रोकन का मतलब होता है कुछ पार्ट कर्वेचर है, कुछ पार्ट स्ट्रेट लाइन है, तो उसी को बोला जाता है ब्रोकन बैक कर्व। नाम में लिखा हुआ है, अगर नाम से आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो हर एक बात समझ में आ जाएगी। जैसे कुछ पार्ट इसका कर्वेचर है ऐसे करके, फिर से स्ट्रेट लाइन है, फिर से क्या है, कर्वेचर है। तो इस तरीके से अगर चीज़ें रहती हैं R1 R2, ये है कॉमन टेंजेंट, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, तो इसको आप लिख सकते हो। तो ये है आपका ब्रोकन कर्व, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एसएससी जेईई के लिए, अभी तक की कहानी जो थी यहाँ से भी कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कैसे डेरिवेशंस आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आप देखो जो टॉपिक अपना स्टार्ट होने वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने छोटी छोटी डिफिनेशंस के बारे में पढ़ा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हमको जो अपने चैप्टर में पढ़ना है ना, वो सिंपल कर्व के बारे में पढ़ना है और उसकी डिटेल अच्छे से पढ़ना है। उसके कौन कौन से फार्मूले निकल के आते हैं, टेंजेंट लेंथ क्या होती है, कॉर्ड लेंथ क्या होती है, वो सारे फार्मूले हमको यहाँ पे देखना होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिंट डालो, सिंपल सर्कुलर कर्व, इसके बारे में पढ़ना है और एक एक डेफिनेशन है, सबको डेरिवेशन करेंगे, डेराइव करेंगे तो हमको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट इज सिंपल सर्कुलर सिंपल सर्कुलर कर्व। चल इसके बारे में बात हमको करनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स को पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में आपको जो है ना यहाँ पे सारे जो भी पॉइंट्स इसके आएंगे उनको मैं एक साइड में मेंशन भी कर दूँगा। सपोज दैट कि आपका यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी अच्छे से आ जाए। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़
कुछ इस तरीके से, दिस इज द कर्व, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, दैट इज इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाओ, इस तरीके से आएगी, ठीक है। इस पे एक टेंजेंट बनाओ आप इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आपका टेंजेंट बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा वो फ्लैट हो गया, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस ले सकते हैं, नॉट अ बिग इशू, बस समझना है हमको, ठीक है। चल उसके बाद में इसके बीचों बीच से दिस इज द, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लाओ, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। दैट इज यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा इस कर्व का, ठीक है। चलो सेंटर होगा तो इसको हम लोग इससे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, सिमिलरली इधर से भी ज्वाइन करते हैं, दैट इज ये हो जाएगी रेडियस ऑफ द कर्व, दिस इज रेडियस ऑफ द कर्व। इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट है, दिस इज द रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस, ठीक। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करते, ये टेंजेंट T2 है, ये टेंजेंट सपोज दैट पॉइंट 1 है, T1 है, इनको ज्वाइन करो इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, इस तरीके से, ये है आपका टेंजेंट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। चलो इनके नाम दे देते हैं सारे पॉइंट्स का, दिस इज बिगिनिंग ऑफ टेंजेंट, BT लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बिगिनिंग ऑफ टेंजेंट, और दिस इज एंड ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फाइनल टेंजेंट आपकी बन गई, क्लियर। चलो और दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट जो T1, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पीछे, ये भी क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ से लेकर के, आप एक बार सारा डायग्राम बना लो मेरे साथ, उसकी इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब ज़रूरत नहीं, हटाओ इसको। ये जो पार्ट है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो T है, टेंजेंट लेंथ इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड T। जो भी इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट की डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लेंथ, दिस इज कॉल्ड T, ठीक है। अभी आप नोट करते जाओ, फिर हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट T। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ है, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ, दिस इज E, दिस इज I, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे दोनों टेंजेंट मिलती हैं उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो एंगल है इसको आगे बढ़ाओ, दिस इज डिफ्लेक्शन एंगल, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज डेल्टा। और इसके सेंटर पे जो एंगल आपका बना, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डेल्टा, सेंटर पे जो एंगल बना डेल्टा, तो हाफ एंगल आप जान सकते हो, दिस इज डेल्टा बाई 2, और दिस इज आल्सो अ डेल्टा बाई 2। अगर पूरा एंगल डेल्टा है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको इस साइड में डिनोट करो, दिस इज डेल्टा, तो आधा एंगल कितना होगा, डेल्टा बाई 2, क्योंकि उसका मिड पॉइंट से उसको क्या है, कट किया गया, ठीक है। चलो अब हम नीचे बात करते हैं, दैट इज़ ये पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट मेंशन कर देते हैं, दिस इज़ D, दिस इज़ C, ठीक है, दिस इज़ I हो गया। ये एंगल सपोज दैट मान लेते हैं, दिस इज़ थीटा, इसकी ज़रूरत नहीं है थीटा, इसकी वैल्यू को हम लोग मानते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की वैल्यू को जो है लोग M मानते हैं, दिस इज़ M, ठीक। चल और ये जो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल E, दिस इज कैपिटल E, ठीक। ये जो लेंथ है, दिस इज L बाई 2, दिस इज L बाई 2, ठीक है। चल क्लियर है। ये जो लेंथ है ना, कर्वेचर लेंथ ऑलवेज ज़्यादा होगी किससे, इससे, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज ग्रेटर देन L, L बाई 2 प्लस L बाई 2 जोड़ोगे कितना आएगा, L आएगा। और ये जो कर्वेचर लेंथ है, कर्वेचर लेंथ ऑलवेज ज़्यादा होती है किससे, स्ट्रेट पोर्शन से, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है।
अब आगे और बात कर लेते हैं, जो भी टर्मोलॉजी हमारी है ये भी टेंजेंट लेंथ हो जाएगी, तो इसको भी आगे बढ़ाओ और इसको भी बढ़ाओ। ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, दिस इज टी, ठीक है, दिस इज टी, तो दिस इज टी आपका आ जाएगा, दिस इज टी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सारे टर्मिनोलॉजी मैं अभी लिखवा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सारे पैरामीटर आप एक साथ पहले नोट कर लो और फिर हम जो है सारे पैरामीटर्स को एक साथ यहाँ पे लिखवा देते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आए हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट आए उनको मैं मेंशन भी कर देता हूँ एक एक करके। चलो हर एक पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम डेराइव भी कर लेंगे सारी डिफिनेशन को, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज़ अगर मैं बात करूँ, मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये एंगल आपका डेल्टा है, तो ये एंगल कैसे डेल्टा है ये भी प्रूव कर दूँगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको मैं लिखवा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, दैट इज़ बी टी को क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट नंबर। देखिए जब तक समझ जाओगे टर्मिनोलॉजी है क्या, तब आपको मज़ा आएगा। बी टी का मतलब होता है बैक टेंजेंट, क्योंकि ये पीछे से शुरुआत हो रही है, इसका नाम पड़ गया बैक टेंजेंट। क्या नाम है, बैक टेंजेंट। दूसरे नंबर पे आ जाओ, बैक टेंजेंट के बाद में दूसरा है एफ टी, यहाँ पे लास्ट में है, दिस इज़ फॉरवर्ड टेंजेंट, दिस इज़ फॉरवर्ड टेंजेंट, दिस इज फॉरवर्ड टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज T1, पॉइंट ऑफ कर्व। T1, दिस इज T1 इज पॉइंट ऑफ कर्व, कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व दैट इज PT, दैट इज पॉइंट ऑफ कर्व। या पॉइंट ऑफ कर्व का मतलब है P0 C0, दिस इज P0, C0। देख सकते हो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑन कर्व या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है T2, दैट इज T2। ये सारे लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दैट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस इज PT। T1 T2 ये आपके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कर्व बोल सकते हो। I पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, I is the point of intersection, of BT and back tangent and forward tangent, ठीक है। तो फॉरवर्ड और जो भी बैक टेंजेंट उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को I से डिनोट हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है उसको देख लेते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेल्टा, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डेल्टा। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 7th नंबर पॉइंट जो आता है थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, थीटा। ये सब एग्जाम में मिलेगा आपको, ये मत समझिएगा आपको कई बार थीटा दे देगा और डिफ्लेक्शन एंगल निकलवा लेगा, या आपको डिफ्लेक्शन एंगल डायरेक्ट नहीं देगा, तो ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, थीटा इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर आपको अभी क्वेश्चन लगाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो एंगल है थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में से अगर डेल्टा सेपरेट कर दोगे तो 180 माइनस थीटा, तो थीटा को और क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस डेल्टा। तो ध्यान रखिएगा कल को वो आपसे ये पूछ सकता है कि डेल्टा की जानकारी उसको चाहिए, मान लिया, ठीक है, बट आपको दिया होगा थीटा। मान लो थीटा आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको दिया है, दोनों में अंतर है, डिफ्लेक्शन बाहर का एंगल होता है, बाहरी एंगल होता है, इंटरसेक्शन अंदर का एंगल होता है। तो अगर आपको मान लीजिए 120 दिया हुआ है तो वो बचा कितना, डिफ्लेक्शन 60 बचा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। 8 नंबर पे आ जाओ, दैट इज ओ सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व, वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ 9, OT1
एंड OT2, यहाँ पे देखो दिस इज द O, दिस इज द T1, दिस इज द T2, ठीक है, दोनों में अंतर है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। OT1 और OT2 दैट इज द, ये जो पॉइंट्स है आर रेडियस, ये क्या है, रेडियस है, ये जानकारी आपको दे दी। फिर आगे बात करता हूँ सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 10th सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल lateral that is I-T1 T2 I-T1 T2 O is equal to 360। कैसे देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, O T1 I T2, ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के चतुष्फल की संरचना होती है, तो जिसकी चार भुजाओं को जोड़ के जो एंगल होता है समेशन वो 360 के बराबर होता है। 11th T is टेंजेंट लेंथ, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, T इज द टेंजेंट लेंथ, देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द टेंजेंट लेंथ, यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट लेंथ का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके कर्व के ऊपर ये क्या है, टेंजेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेंजेंट लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो आपका निकल के आता है 12th पॉइंट जो है डिस्कशन का, उसको लिख लेते हैं। 12th नंबर जो है दिस इज T1 T2 लॉन्ग कॉर्ड, 12 नंबर T1 T2, एग्जाम में ये सब डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग कॉर्ड लेंथ, लॉन्ग कॉर्ड लेंथ दैट इज कैपिटल L। देखो यहाँ पे ये है लॉन्ग कॉर्ड, कॉर्ड जानते हो जीवा हिंदी में बोलते हैं, जैसे आप सर्किल पढ़ते थे, ध्यान देना, ये सर्किल है, ये है कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड ऑफ सर्किल, कॉर्ड ऑफ सर्किल, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है, जीवा। बहुत क्वेश्चन लगाए होंगे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लगा, तो दिस इज कॉल्ड आपकी कॉर्ड, हिंदी में जीवा। तो आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग कॉर्ड लेंथ पूछा है कि टेंजेंट लेंथ पूछा, दोनों में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। जब टैन वाला पूछेगा, टेंजेंट पूछेगा, तो हमेशा इसमें टैन का फार्मूला आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है 14, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ कर्व। ये जो लेंथ है दिस इज एल, ये जो डिनोट किए हैं स्मॉल एल, इस तरीके से ये चीज़ निकल कर, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ कर्व, तो मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ 13, लेंथ ऑफ कर्व। तो ध्यान रखिएगा लेंथ ऑफ कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जो कॉर्ड लेंथ होगा उससे ज़्यादा ही आएगा, तो स्मॉल एल इज द एल लेंथ ऑफ कर्व, तो स्मॉल एल इज ग्रेटर देन एल, कैपिटल एल, तो इस चीज़ की जानकारी भी दे दी। नेक्स्ट पॉइंट है एम इज द मिड ऑर्डिनेट, 14th है, दैट इज एम इज द मिड ऑर्डिनेट। यहाँ पे ध्यान देना, जो m है ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड मिड ऑर्डिनेट, बीचों बीच का एक ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। चलो ऑर्डिनेट क्लियर है ना। और ये आपका 14 नंबर हो गया, एक पॉइंट छूट रहा है, दैट इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड लेंथ। 13th हो गया, लॉन्ग लेंथ कार्ड हो गया। कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड। 15th पॉइंट है, दैट इज कैपिटल इज द लेंथ ऑफ, यहाँ पे एल हटा दो, आगे आ जाओ। एल इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड। नेक्स्ट अगर बात करूं, दैट इज ई इज द एक्सटर्नल डिस्टेंस। 16 नंबर, ई इज द एक्सटर्नल डिस्टेंस, या इसको एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स। ये भी बहुत, देखिए एपेक्स का मतलब मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस। देखो यहाँ पे ई क्या है, कर्व के ऊपर की जो ऊंचाई है, जैसे पर्वत होता है ना, देखो माउंटेन है, ये एक माउंटेन है। एपेक्स का मतलब होता है चोटी, एपेक्स का मतलब होता है सबसे पीक, हाई पॉइंट। तो इस कर्व के ऊपर भी जो डिस्टेंस आएगी ये भी क्या कहलाएगी? एपेक्स कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस या एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो एक्सटर्नल एग्जाम में पूछ सकता है, एपेक्स डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड आई सी, सी आई निकालना पड़ेगा आपको डिस्टेंस, ठीक है। चलो
अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे पैरामीटर आप पहले नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे जो है बढ़ता हूँ, एक एक करके डेरिवेशन करता हूँ। क्लियर है ना? चलो, तो ये सारे पैरामीटर अगर आपको क्लियर हो गए होंगे तो फिर आप कर सकते हो। अब एक एक करके डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसको अभी हमें बताना है, यहीं पे डेरिवेशन कराएंगे। आपने ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में जो भी मैं कुछ बताऊं उसको ध्यान रखना, बस बाकी आप कर ले जाओ। पहला आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे टर्मिनोलॉजी है, उसको देखते हैं। तो आपको एपेक्स भी समझ में आ गया, मिड ऑर्डिनेट भी समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी समझ में आ गया, क्वाड लेंथ क्या होती है वो भी समझ में आ गया, टेंजेंट लेंथ क्या होती है वो भी समझ में आ गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की डिफ्लेक्शन एंगल है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है या किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग जो आते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक अपना डील करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग बना दो, एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे क्वेश्चन यहां से मिलेगा। एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व की बात हो रही है। किसकी? एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। जैसे पहला है लेंथ ऑफ कर्व, इसकी बात कर रहा है लेंथ ऑफ कर्व। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, फर्स्ट हेडिंग बना दो लेंथ ऑफ कर्व। जो कर्व आपने बनाया ना, ये ब्लू कलर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द ब्लू कलर, इस कर्व की आपको लेंथ बतानी है जो कि स्मॉल एल है। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व की बात करनी है। अच्छा ये बताओ, ये कर्वेचर बनना है, कर्व है, आपके पास एंगल है सेंटर पे, तो आप एक डिफिनेशन पढ़े थे, एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज एंगल इजकल टू, इसको स्मॉल एल से डिनोट करो, एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, रेडियस। अब आप ये बताओ, आपके पास में रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। ठीक है, चल, तो एंगल कितना है? डेल्टा है सेंटर पे। आर्क आपकी लेंथ जो है, आर्क जो है, आर्क पूरी कितना हो जाएगा? एल के बराबर स्मॉल एल, तो स्मॉल एल अपान क्या करोगे? कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा एल बाई आर, एल मीटर में होगा, आर भी मीटर में होगा। तो आप ये बताओ कि जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी एल और आर की, वो किस में आएंगी? ये रेडियन में आएगा। ये किस में है? ये रेडियन में है भाई। ये मीटर तो वैल्यू रेडियन में। और अच्छा ये किस में आएगा? ये डिग्री में है। अब आप ये बताओ, दोनों को बराबर लिख सकते हो? नहीं, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर आपको एल चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा इंटू आर। ये मीटर में, ये डिग्री में, तो कुछ काम तो चलेगा नहीं। एक काम करो, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर डिग्री है, डिग्री को अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये आपका हो जाएगा पाई अपान 180। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका फार्मूला निकल के आएगा पाई आर डेल्टा अपान 180। यहाँ पे डिग्री में रखा जाएगा, ये एल आ जाएगा, तो एल आपको मीटर में पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ये निकल के सिंपल है एकदम, बेसिक डायग्राम देखो, कोण इजकल टू चाप बटे त्रिज्या, एंगल इजकल टू आर्क अपान रेडियस, वहाँ से चीज़ों को मतलब निकाल सकते हो। क्लियर है ना? तो ये पहला हमारा हो गया।
तो ये इसको आपको ध्यान रखना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। डेल्टा दे देगा, ध्यान रखिएगा डेल्टा क्या है यहाँ पे, डेल्टा इज़ द डिफ्लेक्शन एंगल। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा इज़ द डिफ्लेक्शन एंगल इन डिग्री, किसमें है, डिग्री। तो इस बात की जानकारी दे दी। और डेल्टा और उसमें एक थीटा में रिलेशनशिप था, क्या था, थीटा इजकल टू 180 माइनस डेल्टा, या डेल्टा इजकल टू 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो कल को आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा, ध्यान से सुनिएगा, बोल देगा कि 120 है और आप बताओ कि डेल्टा कितना होगा, डेल्टा निकालना पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन तो सिंपल होगा लेकिन समझना ज़रूरी है। तो आपको थीटा दे देगा, कहेगा कि आप बताओ एल बताओ, तो आप ऐसा मत कर देना थीटा डायरेक्टली जो दिया हुआ है उसी को सीधे अगर पुट कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना, डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, जो एंगल सेंटर पे है वही एंगल यहाँ पे रहेगा। उसको मैं प्रूफ कर दूंगा, कोई एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो कैसे प्रूफ करोगे उसको दिखा देता हूँ। चलो देखो भाई, ये अगर एंगल डेल्टा है, आप ये बताओ इस पर आपने टेंजेंट बना रखी, तो ये एंगल अगर आपने इस पर टेंजेंट खींची होगी तो ये एंगल आपको कितना पता चला होगा, 90। ये एंगल आपको कितना पता चला होगा, 90। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो आप बताओ जो बचा एंगल होगा, सिंपली बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस से बताओ, आपके पास तीनों का समेशन कितना आता है। ये क्वाड्रिलेटरल है, 360 आता है कि नहीं आता। मैं आपको एक नाम लिखाया था, दैट इज़ यहाँ से चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, देखो यहाँ पे वैसे भी एक डिफिनीशन और आपको पढ़ाई जाती है। क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने के एंगल होती है उनका समेशन कितना होता है। ये चतुष्फलक की संरचना है, तो ये एंगल इन एंगल का सपोज दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी। तो एंगल जो ए है, एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 होना चाहिए। एंगल बी प्लस एंगल डी, ये कितना होना चाहिए, 180। ये है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, किसकी, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। या दूसरा आप चाहो तो मैं दूसरे तरीके से प्रूव कर, तीनों का समेशन कितना होता है, सबका 360 होता है। तो एंगल ये देखो, एंगल जोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो पॉइंट T1 पे है, एंगल T1 पे देख लेना, प्लस एंगल I देख लेना, प्लस एंगल T2 देख लेना, प्लस एंगल जो है O देख लेना। सबका समेशन कितना लिख दूँ, 360 लिख सकता हूँ कि नहीं। T1 की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है किसी भी वृत्त पे अगर कोई टेंजेंट लगाते हो तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। मेरे को ये नहीं पता है तो मैं ये निकालूंगा, ये मेरे को 90 फिर से पता है, और जो एंगल O है यहाँ पे सेंटर पे डेल्टा है, ये आ जाएगा 360। 90 90 180 हो जाएगा, और 360 में से 180 गया तो बच्चा 360 में से 180 गया तो 360 माइनस 180, और ये बच जाएगा एंगल I प्लस डेल्टा। तो ये आ जाएगा 360, तो ये 180 आ जाएगा, 180 माइनस डेल्टा, दिस इज़ द एंगल I। तो देखो प्रूफ कर दिया कि नहीं, प्रूफ कर दिया। अच्छा, ये अगर 180 आ गया है, 180 माइनस डेल्टा है एंगल I, अंदर का एंगल ये हो गया, तो बाहर की स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन। अगर भाई साहब ये एंगल आपको थीटा है, या जो 180 माइनस डेल्टा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, डेल्टा, क्योंकि दोनों का समेशन कितना होता है, दोनों का समेशन कितना होता है, 180 होता है। इसी वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल आपको पता है, ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बस सिंपल ज्योमेट्री लगाओ, 9th 10th की पढ़ाई है भैया, ज़्यादा कुछ है नहीं इंजीनियरिंग में, ठीक है। बस समझना होता है, चीज़ों को लिंक कराने की ज़रूरत होती है। इतना बेसिक में अगर आप सारी चीज़ें पता हैं, हाई स्कूल लेवल की मैथ चल रही है, बस प्रूफ चल रहा है हमारा, और तो कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं, तो इसका मतलब मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि गलती लोग करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे कोशिश की कि आपको बता दिया जाए। अब नेक्स्ट डिफिनीशन आती है, दिस इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड लेंथ। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे सेकेंड डिफिनीशन डालते हैं, दैट इज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या है, कैपिटल L है, L/2 प्लस L/2 है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना T1 T2 है, क्या है, दिस इज T1 T2 है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, L के बराबर है। अब देखो भाई, हमको ये पता करना है, हमको पहुँचना कहाँ पे है। मेरे को अगर मैं ट्राइंगल देखूँ, ट्राइंगल DODT2, ट्राइंगल ODT2, देखो यहाँ पे
ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ से लेकर के ODT2 यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इसमें अगर हम लगा दूं कोई फार्मूला साइन थीटा लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, ये परपेंडिकुलर है DT2 और उसका कर्ण कितना है R है, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो यहाँ पे लगा देता हूँ साइन डेल्टा बाई 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन दिस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है क्या, DT2 डिवाइड बाई रेडियस कर्ण R हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू OT2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, OT2। तो आपको DT2 मिल जाएगा, दिस इज DT2 दैट इज इसकी वैल्यू L/2 के बराबर है। और ये आपको मिल जाएगा OT2 की वैल्यू कितनी है, R है, रेडियस है, तो R टाइम्स साइन डेल्टा बाई 2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। बट मेरे को जो है ना T1 T2 चाहिए, तो T1 T2 किसके बराबर हो जाएगा, T1 T2 किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज L/2 प्लस L/2 के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा L के बराबर। तो L की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2R, 2 गुना कर दो इसको भाई, या तो ऐसे जोड़ के लिख दो, 2 बार जोड़ के लिखोगे तो R साइन डेल्टा बाई 2, सॉरी R है केवल, प्लस R साइन डेल्टा बाई 2, दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज द आ जाएगा, दिस इज 2R साइन डेल्टा बाई 2। तो दिस इज द आपका आ जाएगा क्या भैया, L आ गया आपका। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला ही पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन नहीं लगवाता ज़्यादा, कहेगा कि बताओ इनके फार्मूले बताओ। तो 2R साइन डेल्टा बाई 2 आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब आते हैं हम भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब आगे बढ़ें, ये तो भाई आपने नोट भी कर लिया होगा ना। चलो अब मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको अगला चाहिए टेंजेंट लेंथ T के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मैं अगला आपको नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे डील कर दूँ। एलिमेंट ही चल रहे हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्कशन का है, दैट इज़ नेक्स्ट बताते हैं, दैट इज़ टेंजेंट लेंथ। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट लेंथ, थर्ड वन इज टेंजेंट लेंथ दैट इज T। टेंजेंट लेंथ T क्या हो जाएगा, डायग्राम में आ जाओ, ये है डायग्राम, दिस इज T, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, अगर आप देखोगे ना तो ये 90 डिग्री इसके ऊपर बना हुआ है, ये इसका बेस हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये उसका कर्ण हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला लगाता हूँ, tan थीटा होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे लंब होता है, तो यहाँ पे लंब बटे आधार, सॉरी गलती से निकल गया। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा T, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना है। तो इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा बाहर प्रोजेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये है डायग्राम आपके एक्चुअल में। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये I है, ये T1 है, ये O है, ठीक है। चलो ये क्या है, T है, ठीक। चलो अब यहाँ पे एक बात करते हैं, दैट इज दिस, आपके पास में एंगल कितना है, दैट इज डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2। इसमें लगा नहीं सकते, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज द tan ट्रायंगल दैट इज OT1 I में अगर लगाएं, दैट इज tan, दिस इज द डेल्टा बाई 2, tan डेल्टा बाई 2 परपेंडिकुलर हो जाएगा IT1 डिवाइड बाई OT1। IT1 आपके पास T है और ये वैल्यू आपकी रेडियस हो जाएगी, देखो ये क्या है, रेडियस है, तो दिस इज R, दिस इज R। तो T की वैल्यू हो जाएगी R tan डेल्टा बाई
क्लियर है ना। तो आर tan डेल्टा बाई 2 वैल्यू निकल के आ जाती है। अब देखो ये अगर वैल्यू आपकी ये निकल के आ जाती है दैट इज़ आर tan डेल्टा बाई 2, तो आप देखोगे वहाँ पे अभी आपने जो कॉर्ड लेंथ पढ़ी थी वो क्या थी, 2r sin डेल्टा बाई 2 था, यहाँ पे r tan। अब याद करने का ऑप्शन देखो, यहाँ पे t है, यहाँ पे tan है, तो t और tan दोनों कॉमन होते हैं, तो टेंजेंट वहीं पे होता है जहाँ पे tan होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी t आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो जिस भी ऑप्शन में आपको r tan डेल्टा बाई मिल जाए, कॉट वट मत लगाना, tan लगाना, तो t फॉर tan, t फॉर टेंजेंट। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि ये बीच में कर्व सिंपल कर्व है, दोनों को इक्वल डिवाइड करता है, दोनों तरफ रेडियस समान होती है, इसलिए दोनों साइड की टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट लेंथ की वैल्यू सेम। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट दैट इज m। मिड ऑर्डिनेट, चलो मिड ऑर्डिनेट आपका जो है दिस इज द m, ये किसके बराबर है, m के बराबर है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तो रेडियस ही होगा ना सर्किल का, r यहाँ से लेकर के क्या होगा इस तक की वैल्यू क्या हो जाएगी r। मेरे को मिड ऑर्डिनेट चाहिए, तो मेरे पास OC में से अगर मैं OD घटा दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, इजकल टू m इजकल टू OC दैट इज़ OC माइनस OD। देख सकते हो ना, OC है किसके बराबर, रेडियस के बराबर है, सर्किल की रेडियस क्या है r है, दैट इज़ r। अच्छा OD किसके बराबर है, देखिए ये r है, r के दो कंपोनेंट होंगे डेल्टा के, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। इसका कंपोनेंट आप ऑलरेडी लिख चुके हो r sin डेल्टा बाई 2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ। तो ये जो लाइन है ना यहाँ से लेकर के ये, इसकी वैल्यू आएगी r cos डेल्टा बाई 2, ट्रायंगल में लगा लेना, यहाँ पे लगाना क्या फार्मूला लगाना, cos डेल्टा बाई 2 इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा OD, कर्ण हो जाएगा r, तो आंसर क्या आएगा r cos डेल्टा बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ODT2 में दैट इज़ cos डेल्टा बाई 2 इक्वल टू आधार है आपके पास में OD और कर्ण है r, तो OD की वैल्यू आ जाएगी r cos डेल्टा बाई 2, ठीक है, r cos डेल्टा बाई 2। तो आप एक काम करो, यहाँ पे पुट कर दो r cos, यही है ना r cos डेल्टा बाई 2, सही है, r cos डेल्टा बाई 2। तो एक काम करते हैं r कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज़ अ 1 माइनस cos डेल्टा बाई 2, ये निकल के आ जाता है, तो दिस इज़ द मिड ऑर्डिनेट m। तो ये भी फार्मूला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका वैल्यू क्या, तो रटो मत, कुछ समझ लो। जिस तरीके से मैं इतना बेसिक लेवल पे आपको ले जा करके सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप आसानी से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से r इजकल टू m इजकल टू मिड ऑर्डिनेट इजकल टू कैसे प्रूफ किया, वो सारी बातें आप ध्यान देते रहो तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मिड ऑर्डिनेट हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो इसको और भी लिखा जा सकता है, m इजकल टू r वर्साइन ऑफ डेल्टा बाई 2, इसको ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको वर्साइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्साइन बोलते हैं, क्योंकि पता है कि जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है वो इसका उल्टा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है वर्साइन ऑफ, वर्साइन होता है वर्साइन। वर्साइन का मतलब होता है वाई से वर्सा, इसका अपोजिट होता है। प्रूफ कर सकते हो आप, कैसे प्रूफ करोगे, देखो आपके पास में मैं साइन थीटा कॉस थीटा के फार्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 माइनस सपोज दैट कॉस थीटा है, ठीक, तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो आ गया कि नहीं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया, साइन के टर्म में आप इसको लिख सकते हो, इसलिए 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 को, 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं दैट इज़ साइन के टर्म में। तो इसलिए यहाँ पे r वर्साइन डेल्टा बाई 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्साइन लिखते हैं। तो वर्साइन क्यों आया, क्योंकि इसका फार्मूले से आप इसको बदल सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा को साइन के टर्म में आप इसको लिख सकते हो। इसलिए कई बार आपको मिड ऑर्डिनेट
सीधे r 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 ना लिख करके r वर्ड साइन में अगर लिखता है तब भी उसका आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट डिस्टेंस पे आते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल डिस्टेंस ई की बात करते हैं, है ना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बात करनी है, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूँ क्योंकि मेरे को अब कुछ और समझाना है। अभी ई बचा आपके पास, ई तो निकाल सकते हैं हम लोग हैं, कैसे, देखो आपने अभी ट्रायंगल बनाया ही था, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल डिस्टेंस या पीक डिस्टेंस। नेक्स्ट है, जो भी वो नंबर आपका हो, दैट इज़ 5th नंबर, एक्सटर्नल डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस, दोनों एग्जाम में मिल सकता है तो ध्यान रखिएगा। एपेक्स डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बस डायग्राम में जाओ और डेरिवेशन ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा, ठीक है। चल, आपके पास में एक ट्रायंगल दिख रहा होगा IT1O, इसको बाहर निकालो, दैट इज़ कुछ इस तरीके से, ये 90 है, फिर कुछ इस तरीके, दैट इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ डेल्टा बाई 2, दिस इज़ रेडियस R, ठीक है, और ये O है, दिस इज़ I है, दिस इज़ O है, दिस इज़ T1, ठीक। चल, अब देखो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये ट्रायंगल है, मेरे को ज़रूरत सिर्फ किसकी है, CI की ज़रूरत है, बट मेरे पास ये पूरी डिस्टेंस हम किसी तरीके से निकाल लेते हैं, उसमें से रेडियस को सेपरेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे CI है, दैट इज़ E के बराबर होगी, और ये डिफरेंस किसका होगा, दैट इज़ OI माइनस OC, अगर सेपरेट कर दूँ तो आ जाएगा। OI हमको पता करना है और ये हम निकाल देंगे R, तो दैट इज़ E डिस्टेंस आ जाएगा। अब OI के लिए मेहनत करनी है, कैसे निकालोगे, देखो आपके पास ये लगा सकते हो फार्मूला कॉस का, कॉस इजकल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, OT1 है, कर्ण कितना है, सॉरी आधार OT1 है, कर्ण आपको निकालना है OI, तो OI क्या हो जाएगा, OI इजकल टू OT1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक होता है, OT1 की वैल्यू R है और 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, तो इसका मतलब OI की वैल्यू आपके सामने है, दिस इज़ द R सेक थीटा आ जाएगा, R सेक थीटा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, OI की जगह पे पुट करोगे तो E इजकल टू दैट इज़ R सेक थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं डेल्टा रखना था, डेल्टा बाई 2, यहाँ पे भी डेल्टा बाई 2, ठीक है। चल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दैट इज़ R सेक डेल्टा बाई 2 माइनस R, ठीक। चल, तो यहाँ से R कॉमन ले लेना, तो ध्यान रखिए सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए। आपके एग्ज़ाम में पता है इन सब में से फार्मूला फंसेगा। अब आप जब शॉर्ट नोट्स बनाना तो डेरिवेशन मत लिखना, सिर्फ आपको फार्मूला ध्यान रखना चाहिए, तो अपने शॉर्ट नोट्स में इसको मेंशन कर लेना, ठीक है। अच्छे से प्लीज़ यार मेहनत करो, क्योंकि SSC के 2 एग्ज़ाम बराबर लगे हुए, एक मार्च में होगा, एक अभी अक्टूबर में, इतनी अच्छे से मेहनत करो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अपनी क्लास से कम 25 से 30 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पढ़ाई आपको कराई गई है, अच्छे से मेहनत किए हैं बच्चों ने, बच्चे भी मेहनती थे, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले यहाँ पे मतलब मेंस का बैच ही नहीं चलता था, तो लड़के प्री तो निकाल लेते थे इलाहाबाद के ज़्यादातर, बट मेंस में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि तैयारी ही कोई अच्छे से नहीं करा पाता था यहाँ पे। लेकिन जब से तैयारी पे ध्यान दिया गया है तो यहाँ के भी बच्चे, ऐसा नहीं, यहाँ के बच्चे को स्कोर भी जो है 300 में 150, 160, 135
प्री में उन्होंने अच्छा स्कोर कर रखा ऑलरेडी है, 145-50 है किसी का, तो वो सिलेक्ट हो गया। ऐसा नहीं, वो बीटेक से ऊपर भी लड़कों, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे दोस्त हैं जो बीटेक के हैं, जो एसएससी जेईई देते रहते हैं, उनके इतने नंबर नहीं आए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो एक बार सारे नोट्स आपके अच्छे बन जाएं, आपका कंटेंट अच्छा हो, आपका सारे नोट्स अच्छे प्रॉपर तैयार हो, फिर आप तैयारी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बार बार कोचिंग करने की ज़रूरत थोड़ी ना आपको है। एक बार प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर लिया करो, कहीं से भी बैच करो, कुछ भी करो, लेकिन अच्छे से तैयारी आपकी होना ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। डेरिवेशन इसलिए बता देता हूँ, कल को भूल जाओ तो प्रूफ भी कर सकते हो। कुछ है नहीं, 2 ही ट्रायंगल की बात होती है, इतना पार्ट ले लेना, सारा डेरिवेशन इसी में हो जाता है। ये निकाल लिया आर साइन डेल्टा बाई 2 आ गया, ये निकाल लिया आर टैन डेल्टा बाई 2 आ गया, तो सारा पता है आपको। अब आगे आते हैं हम लोग हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। चलो नेक्स्ट है, दैट इज चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट। 6 इज चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट, चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे चेनेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चेनेज। तो चेनेज डिस्टेंस की हम बात अगर करें तो चेनेज ऑफ T1 यहाँ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ चेनेज ऑफ T1। ए पॉइंट है, चेनेज ऑफ पॉइंट T1 की बात कर रहे हैं, दैट इज़ चेनेज ऑफ I माइनस T इक्वल टू चेनेज ऑफ I माइनस T। तो आपको क्या है, देखो चेन की डिस्टेंस हमको यहाँ से जब हम सर्वे करते हैं ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता होता है। उसमें से अगर मैं टेंजेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जो ये T वैल्यू होगी, तो आपको यहाँ तक की वैल्यू पता चल जाएगी चेनेज ऑफ पॉइंट T1 की। यहाँ से कितना डिस्टेंस है आपकी सर्वे कर रहे थे, ठीक है। T तो आप फार्मूले से निकाल सकते हो, T की वैल्यू दैट इज़ R साइन R टैन डेल्टा बाई 2। बार बार फार्मूला लिखते रहो, सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज अब है चेनेज ऑफ I, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। I क्या है? दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है चेनेज ऑफ T2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे को पहुंचना है T2 पे। तो T2 पे कैसे पहुंचोगे? आप यहां तक पहुंच चुके हो, अगर मैं इस लेंथ को ऐड अप कर दूं तो मैं T2 पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे T2 की अगर वैल्यू बात करूँ तो दिस इज द चेनेज ऑफ T2। ये एग्जाम में पूछ लेता है, चेनेज ऑफ पॉइंट T2 पॉइंट T2, ठीक है। चल चेनेज ऑफ पॉइंट T2, दिस इज द चेनेज ऑफ T1, चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ दैट इज स्मॉल l, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हमको कर्व बनाना होता है तो कौन कौन सी बातें पता चलती है उसको मैं लिखा देता हूँ। सबसे पहले हमको जो है इसका डिफ्लेक्शन पता होता है, डेल्टा, कि जो कर्व किधर मुड़ रहा है उसका डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, ये जानकारी होते हैं। फर्स्ट वी नो द डिफ्लेक्शन, फर्स्ट वी नो द डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर कर्व। जो पास्ट का कर्व है और फ्यूचर का कर्व है उसकी जानकारी, पास्ट का मतलब पीछे का और आगे का क्या आपका कर्व जा रहा है, उनको दोनों का जब डिफ्लेक्शन एंगल निकाल लो ये जानकारी होती है। देन वी डिटरमिन R बाई, फिर पता करते हैं R बाई
द पर्पज़ ऑफ रोड, किस पर्पज़ के लिए रोड आप यूज़ करना, हाईवे है, ऐसा ही पब्लिक के लिए यूज़ कर रहे हो, इज यूज्ड। देन वी गो फॉर चेनेस, फिर हम जाते हैं, देन वी गो फॉर चेनेस, किसके लिए जाते हैं, चेनेस के लिए। तब हमको चेनेस यहाँ पे पता करना होता है, ठीक है, क्लियर है ना। चलो, तो इस तरीके से ये आपका पहला पार्ट था लेक्चर का। दिस इज़ 39th लेक्चर। 40वें वाले नंबर लेक्चर में हम लोग जो है इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइनेशन, जो डिज़ाइन होगी कर्व की, उसकी बात करेंगे, और भी कुछ फार्मूले छोटे मोटे निकल के आते हैं, रेडियस कितना होना चाहिए, सेंटर पे डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, इस सब के बारे में जानकारी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।